हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर आर अनुरुया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। आज आपको मैं एमकॉम व सीए में चलने वाला पेपर ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पेपर के बारे में एक टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ। हमारा टॉपिक परिचालन शोध से संबंधित है, जिसमें बहुत सारे प्रतिरूप हैं, जैसे रेखीय प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, असाइनमेंट मॉडल व और भी बहुत सारे मॉडल इसमें हैं। मैं आज अपने लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल ले रहा हूँ, जिसे हम वितरण प्रतिरूप या परिवहन प्रतिरूप के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है, आज वर्ग पैमाने पर उत्पादन करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां देश विदेश में फैली हुई हैं और उन कंपनियों में अनेक जगह पर उत्पादन कार्य संपन्न होता है, अर्थात कई जगह उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनके भंडार गृह हैं या गोदाम हैं। ठीक उसी प्रकार से जगह जगह उन्होंने अपनी एजेंसी दे रखी हैं, ब्रांचेज खोद रखी हैं, जहां पर अपने उत्पादित माल को उन्हें बेचना होता है। तो एक समस्या हमारे सामने आती है कि हम कौन से उत्पादन केंद्र से कौन से वितरण केंद्र पर माल भेजें कि परिवहन लागत हमारी न्यूनतम आए। अर्थात विभिन्न उत्पादन केंद्रों से विभिन्न वितरण केंद्रों या विभिन्न मांग केंद्रों पर माल भेजते समय प्रति इकाई परिवहन लागत न्यूनतम कैसे की जाए, इससे संबंधित जो मॉडल है ऑपरेशनल रिसर्च में, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के नाम से जानते हैं। वितरण या परिवहन प्रतिरूप मूल रूप से वस्तुओं को उत्पादन केंद्र से वितरण या मांग केंद्र पर भेजने हेतु परिवहन लागत को न्यूनतम करने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। यह रेखीय प्रतिरूप का ही एक भाग माना जाता है। जब हम परिवहन प्रतिरूप के द्वारा न्यूनतम लागत कम करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारी कंपनी का लाभ भी अधिक होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम कैसे करें, ये हम आज पढ़ेंगे। परिवहन प्रतिरूप, इस प्रतिरूप से संबंधित कुछ आवश्यक मान्यताएं हैं या आवश्यक शर्तें हैं, जिसके आधार पर यह परिवहन प्रतिरूप हम हल करेंगे। हमारी पहली मान्यता है, उत्पादन व मांग केंद्र एक से अधिक होने चाहिए। अर्थात जिस कंपनी के बारे में हम ये अध्ययन कर रहे हैं, उसके एक से अधिक उत्पादन केंद्र हों और एक से अधिक मांग केंद्र होने चाहिए। अगर केवल एक ही उत्पादन या मांग केंद्र है तो किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने नहीं आती है। दूसरी बेसिक शर्त है, किसी भी उत्पादन केंद्र से किसी भी मांग केंद्र पर माल भेजना संभव होता है। मान लीजिए किसी कंपनी के 3 उत्पादन केंद्र हैं और 4 मांग केंद्र हैं, तो किसी भी उत्पादन केंद्र से किसी भी मांग केंद्र पर हम माल भेज सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उसमें नहीं है। तीसरी आवश्यक शर्त है, उत्पादन व मांग केंद्र की मात्राएं समान होनी चाहिए। अर्थात जितनी मात्राएं हमारे पास प्रोडक्शन सेंटर पर हैं, उतनी ही डिमांड सेंटर्स की डिमांड होनी चाहिए। इनमें समानता होनी चाहिए। अगर असमानता है तो हम डम्मी डिमांड सेंटर या डमी प्रोडक्शन सेंटर मानकर उनको पहले समान करेंगे, उसके पश्चात हम हमारे समस्या का हल करेंगे। चौथी बेसिक जो शर्त है, प्रति इकाई परिवहन लागत निश्चित होनी चाहिए व अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। अर्थात पूरे वर्ष विशेष में हम ये मान के चलेंगे कि हमारी प्रति इकाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिक्स है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। पांचवी जो शर्त है, उत्पादन व मांग केंद्र पूर्व निश्चित व स्पष्ट होने चाहिए। अर्थात हमें पहले से तय करना होगा कि हमारे उत्पादन केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं और हमारे मांग केंद्र कौन कौन से हैं। हम उनको पूरे वर्ष पर्यंत समान रखेंगे, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे। इन पांचों शर्तों के आधार पर हम वितरण या परिवहन प्रतिरूप समस्याओं का हल निकालते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, अर्थात हमारे सामने जो व्यवहारिक समस्या है उसका लेखांकन करने के लिए उसका क्या बेस है, क्या आधार है। हमने यहाँ पर सप्लाई सेंटर माने हैं 3, ए, बी और सी, और हमने डिमांड सेंटर माने हैं 4, एम, एन, ओ और पी। अर्थात ये देश के अलग अलग स्थानों पर बने हुए सप्लाई सेंटर हैं और डिमांड सेंटर हैं। हम ए सप्लाई सेंटर से एम डिमांड सेंटर पे माल बेच सकते हैं, एन पे बेच सकते हैं, ओ पर भी बेच सकते हैं और पी पर भी बेच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बी सप्लाई सेंटर से भी हम माल ओ पे भी बेच सकते हैं, एम पर भी बेच सकते हैं, एन पर भी बेच सकते हैं, ओ पर भी और पी सेंटर भी बेच सकते हैं।
और ठीक इसी प्रकार से सी सप्लाई सेंटर से हम हमारी वस्तुएं उत्पादन केंद्र से एम डिमांड सेंटर, एन डिमांड सेंटर, ओ डिमांड सेंटर और पी डिमांड सेंटर पर भेज सकते हैं। कहने का अर्थ है कि इनके रास्ते निश्चित हैं, प्रति इकाई परिवहन लागत फिक्स है, अर्थात ए से एम को माल जाएगा तो प्रति इकाई लागत क्या आएगी, ए से एन की प्रति इकाई लागत क्या होगी, ए से ओ की क्या होगी, ए से पी की। अर्थात प्रत्येक उत्पादन केंद्र से प्रत्येक मांग केंद्र पर माल जा सकता है और इनकी परिवहन लागतें निश्चित हैं, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा और हमारे उत्पादन केंद्र और मांग केंद्र भी फिक्स है, ये पूर्व निर्धारित हैं, स्पष्ट हैं, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। हम किसी भी परिवहन समस्या को हल करने के लिए एक परिवहन तालिका बनाते हैं, जो मैंने आपके सामने रखी है। मैंने इसमें एम, एन, ओ और पी ये मांग केंद्र है, ये चारों हमारे डिमांड सेंटर कहलाएंगे। इधर लेफ्ट साइड में ए, बी और सी हमने 3 रो बनाई हैं, ये 3 रो हमारे लिए उत्पादन केंद्र हैं, अर्थात ये हमारे लिए प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ये सप्लाई यूनिट्स में लिख रखी हैं, अर्थात ए उत्पादन केंद्र की सप्लाई यूनिट्स 6 हैं, बी उत्पादन केंद्र की सप्लाई यूनिट्स 1 है और सी सप्लाई केंद्र की पर यूनिट सप्लाई यूनिट 10 है। कुल मिलाकर के 17 इकाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है, मौजूद हैं। एम डिमांड सेंटर पर 7 इकाइयों की डिमांड है, एन डिमांड सेंटर पर 5 इकाइयों की डिमांड है, ओ डिमांड सेंटर पर 3 इकाइयों की डिमांड है और पी डिमांड सेंटर पर 2 इकाइयों की डिमांड है। अर्थात कुल डिमांड भी 17 है और कुल सप्लाई भी 17 है। ये समान होनी आवश्यक है। अगर ये समान नहीं है तो हम एक डम्मी डिमांड सेंटर या हम एक डम्मी सप्लाई सेंटर बना लेंगे। अर्थात इस साइड से अगर योग कम है तो हम एक डम्मी कॉलम बना लेंगे और इस साइड से कम है तो एक डम्मी रो बना लेंगे और जितना डिफरेंस है इकाइयों का उतनी इकाइयाँ लिखकर हम इकाइयाँ बराबर कर लेंगे। विद्यार्थियों, मैंने हर कोष्टक में कुछ अमाउंट लिख रखी है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हमने 4, यहाँ लिखा 6, ये 22, ये 14। इसका ये जो दिखा रखा हमने ये हमारी प्रति इकाई परिवहन लागतें हैं। अर्थात ए उत्पादन केंद्र से एम डिमांड सेंटर पर माल भेजेंगे 4 रुपये प्रति इकाई कॉस्ट है, ए से एन की 6 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है, ए से ओ की 22 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है, ए से पी की 14 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है। ठीक इसी प्रकार से ये बी की कॉस्ट है और ये सी से सामान भेजने की प्रति इकाई परिवहन लागतें हैं, जो इस तालिका में हमने दिखा रखी है। तो जो कॉलम होते हैं वो डिमांड सेंटर्स के लिए हैं, जो रो हैं ये प्रोडक्शन सेंटर्स के लिए हैं। तो इस तरीके से हम प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए एक परिवहन तालिका बनाएंगे, उसके आधार पर परिवहन प्रतिरूप को हम हल करते हैं। परिवहन प्रतिरूप द्वारा संभाव्य हल ज्ञात करने की मुख्य रूप से 3 विधियां हमारे सामने हैं। ऑपरेशनल रिसर्च में 3 विधियों का हम उपयोग करते हैं। पहली विधि है उत्तर पश्चिमी सीमांत नियम, अर्थात नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सेकंड मेथड है न्यूनतम लागत विधि, इसको कहते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। और जो थर्ड मेथड है उसका नाम है वोगल की संभावना विधि, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इन 3 विधियों से हम ऑपरेशनल रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से संबंधित समस्या का हल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको उत्तर पश्चिमी सीमांत नियम के बारे में बता रहा हूँ। मैंने जो पिछले तालिका में आपको परिवहन तालिका बना के बताई थी, जिसमें हमारे पास एम, एन, ओ और पी ये 4 डिमांड सेंटर हैं, ए, बी और सी ये 3 प्रोडक्शन सेंटर हैं। इन सेल्स में जो हमने मात्रा दिखा रखी है, वैल्यू दिखा रखी है, ये इट इज़ आवर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, परिवहन लागत प्रति इकाई है। ए प्रोडक्शन सेंटर पर 6 इकाइयों की सप्लाई है, बी पर 1 इकाई की सप्लाई है, सी पर 10 इकाइयों की सप्लाई है। ठीक इसी प्रकार से एम डिमांड सेंटर की मांग 7 इकाई है, एन की 5 है, ओ की 3 है, पी की 2 है और कुल 17 इकाइयाँ हैं। तो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमारी समस्याओं को कैसे हल करें समझना है। विद्यार्थियों, हमारी तालिका का जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट हिस्सा है, ये हमारी नॉर्थ साइड कहलाती है। ये इसको हम एन नाम दे दिया मैंने, नॉर्थ। और जो लेफ्ट है इस साइड में, ये हमारा वेस्ट साइड है, नॉर्थ और वेस्ट। तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत नियम से जब हम किसी भी समस्या को हल करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो तालिका है, इस तालिका की बॉडी ऑफ द टेबल जिसको मैं कहता हूँ, इसमें उत्तरी पश्चिमी कोना हमें देखना है। तो उत्तरी पश्चिमी कोना हमारा ये है,
इस कोने में हम यहाँ सबसे पहले माल सप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए डिमांड सेंटर पर 6 इकाइयाँ उपलब्ध हैं, सॉरी ए प्रोडक्शन केंद्र पर 6 इकाई उपलब्ध हैं और एम डिमांड सेंटर को 7 इकाइयाँ चाहिए। तो इन दोनों में कम 6 और 7 विच एवर इज लेस हम सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर हम 6 इकाई लिख देंगे, अर्थात ए में 6 इकाइयाँ उपलब्ध थी, वो 6 की 6 इकाई हमने एम को भेज दी। ऐसा करने से क्या होगा कि ए प्रोडक्शन सेंटर पर अब कोई माल उपलब्ध नहीं है, तो हम इसको डॉट डॉट करते हुए इस रो को हटा देंगे, कार्यक्रम से हटा देंगे। अर्थात अब ए तालिका, ए जो है सारा माल अपना भेज चुका है, अब ए पर किसी प्रकार का सामान उपलब्ध नहीं है। अब हम शेष बची हुई तालिका में पुनः उत्तरी पश्चिमी कोना देखेंगे। तो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो हमारा उत्तरी पश्चिमी कोना अब ये बनता है। हम यहाँ पर माल सप्लाई करेंगे। अब यहाँ कितनी इकाई सप्लाई करें, तो हमें देखना है कि बी में उपलब्ध है 1 इकाई और एम को चाहिए 7 इकाई, जिनमें 6 हम भेज चुके पहले ही। अर्थात अब एम को 1 इकाई चाहिए और बी में 1 ही है, तो हम 1 इकाई भेज सकते हैं। तो 1 यूनिट हमने बी से एम को भेज दी। ऐसा करने से क्या होगा कि बी प्रोडक्शन जो सेंटर है वहाँ पर माल खत्म हो गया है। और ठीक इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि एम जो है हमारा डिमांड सेंटर, अब उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है, इसको कोई अब इकाइयाँ नहीं चाहिए। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। अब बची हुई तालिका को उत्तरी पश्चिमी कोना देखना है। तो बची हुई तालिका में ये रो कट चुकी है, ये रो कट चुकी है, ये कॉलम कट चुका है। अभी ये कोना उत्तर पश्चिमी है, ये उत्तर और ये पश्चिम, यहाँ सप्लाई देना है। तो यहाँ जब सप्लाई दें तो सी में उपलब्ध है 10 इकाइयाँ और एन को चाहिए 5 इकाई। तो दोनों में कम, केवल 5 हैं, तो 5 इकाई हमें सप्लाई दे देंगी। जैसे ही 5 इकाई सप्लाई देंगी, एन डिमांड सेंटर सेटिस्फाई हो गया। अब इसको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे हम इसी प्रकार से। उत्तरी पश्चिमी सीमांतीय में अब अगला कोना हमारा ये है उत्तरी पश्चिमी, ये उत्तर, ये पश्चिम। बाकी तालिका में कट चुकी हैं सारे, 2 रो कट गई, एम और एन कॉलम कट गई। यहाँ आप मैक्सिमम माल भेज सकते हैं, जितना दे सकते हैं। तो ओ की रिक्वायरमेंट है 3 इकाई और सी में उपलब्ध था 10 में से 5 जा चुका है पहले ही, तो 5 बचा हुआ है। सी के पास उपलब्ध मात्रा है 5 और ओ को चाहिए 3, दोनों में कम है 3, तो 3 इकाई भेज देंगे ओ को। जैसे ही ओ को हम 3 इकाई भेजी, ओ डिमांड सेंटर इज सेटिस्फाइड। अब बचा हुआ माल जो है केवल एक ही खाना है, यहाँ जाएगा। अर्थात 5, 3, 8, 10 में से 2 इकाइयाँ बची हुई हैं, तो 2 इकाई हम यहाँ भेज देंगे। इधर भी इसकी आवश्यकता 2 इकाइयों की थी। तो इस तरीके से हम सप्लाई देंगे। अब हम कोष्ठ निकालते हैं। तो हमने देखा ए से एम को हमने 6 इकाई भेजी, क्वांटिटी भेज दी हमने 6, प्रति इकाई लागत है 4 रुपया, इंटू कर दिया हमने इनको, तो 24 हो गया। फिर हम देखा बी से एम को हमने 1 इकाई भेजी है, तो 1 इकाई भेज दी 1, बी से एक प्रति इकाई लागत है 2 रुपया, तो कुल कॉस्ट आई 2 रुपया। फिर हम देखा सी से हमने भेजा है एन को, सी से एन को 5 इकाई भेजी है, प्रति इकाई लागत है 16 रुपया, 16 इंटू 5 80 रुपीज़ हो गई। फिर हमने देखिए सी से भेजा है ओ को 3 इकाई, प्रति इकाई लागत है 30 रुपया, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 90 रुपये हो गई। और सी से मैंने भेजा है पी को 2 इकाई, प्रति इकाई लागत है 18 रुपया, इंटू किया 36 और योग कर दिया 4 और 2 6 और 6 12, 1 3 और 11 20 और 3 23, 232 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट। तो इस मेथड से जब हमने क्वेश्चन को सोल्व किया तो हमारी टोटल कॉस्ट है वो 232 रुपये आती है। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, उत्तरी पश्चिमी सीमांत नियम। इसी सेम प्रॉब्लम को हम न्यूनतम लागत विधि, जो हमारा सेकंड मेथड है परिवहन प्रतिरूप का, उससे हल करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ वही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिया है। एम एन ओ और पी डिमांड सेंटर हैं, ए बी और सी हमारे प्रोडक्शन सेंटर हैं, और प्रति इकाई ये परिवहन लागतें हैं, जैसे मैंने आपको दिखाई हैं। ये हमारी प्रोडक्शन सेंटर है, प्रोडक्शन सेंटर, ये प्रति इकाई लागतें मैंने दिखा रखी है। न्यूनतम लागत रीति से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें देखना है कि बॉडी ऑफ जो टेबल है
इसमें हमने जो भी परिवहन लागत दिखा रखी है इनमें सबसे कम कौन सी है, सबसे न्यूनतम है, वहाँ सबसे पहले माल सप्लाई करेंगे। विद्यार्थी ध्यान रखना, सबसे कम लागत है पूरी तालिका में देखनी है तो हम देखा सबसे कम लागत है 0। हम सबसे पहले माल यहाँ भेजेंगे, बी से माल भेजेंगे एन को, ठीक है ना। तो बी में उपलब्ध इकाई 1 है और एन को चाहिए 5, दोनों में कम, 1 और 5 में दोनों में कम, मतलब विच एवरेज लेस जो यूनिट है वो सप्लाई देनी है। तो यह 1 इकाई आएगी, बी में 1 इकाई थी, वो 1 इकाई हमने एन को भेज दी। ऐसा करने से क्या होगा, बी प्रोडक्शन सेंटर में अब सप्लाई खत्म हो गई है, इसमें अब किसी प्रकार का कोई माल उपलब्ध नहीं है। अब हमें शेष जो तालिका है उसमें देखना है सबसे न्यूनतम लागत क्या है। जैसे यहाँ 4 है, ये 6 है, ये 22 है, 10 है, 16 है, 30 है, 18। पूरी तालिका में सबसे न्यूनतम लागत हम देख रहे हैं कि ये 4 रुपये यहाँ है। अब हमें यहाँ माल सप्लाई देना है, क्योंकि ये यहाँ 2 रुपये है लेकिन ये रोक कटी हुई है, ये भी 2 है, ये भी रोक कटा हुआ है, तो जो कट गया उसमें दोबारा नहीं देना है। तो यहाँ ए पर हमें यहाँ सप्लाई देना है, ए से एम को। हम देख रहे हैं ए में उपलब्ध माल है 6 इकाई और एम डिमांड सेंटर को चाहिए 7 इकाई, तो दोनों में से कम 6 हैं, तो हम ये 6 इकाई भेज देंगे। जैसे ही 6 इकाई हमने ए से एम को भेज दी, ऐसा करने से अब ए प्रोडक्शन सेंटर पर किसी प्रकार का कोई माल उपलब्ध नहीं है, अर्थात ये खाली हो गया है, यहाँ से माल जा चुका है। अब बची हुई तालिका में पुनः फिर देखना है कि न्यूनतम लागत कौन सी है। तो 18, 30, 16 और 10, न्यूनतम 10 रुपये है। अब हम यहाँ माल सप्लाई करेंगे। यहाँ जब सप्लाई करें तो सी सेंटर पर उपलब्ध है 10 इकाई, एम को चाहिए थी 7, 6 हम पहले बेच चुके, तो अब 1 और चाहिए, तो एम को चाहिए 1, सी में उपलब्ध है 10, दोनों में कम 1 है, तो हम यहाँ 1 इकाई भेज देंगे। जैसे ही 1 इकाई हमने सप्लाई की, एम डिमांड सेंटर इज सेटिस्फाई, यहाँ अब कोई माल नहीं बेचना है। बची हुई तालिका देखिए अब 18, 30 और 16, न्यूनतम लागत 16 रुपये है। अब हम यहाँ सप्लाई करेंगे। अब यहाँ कितना सप्लाई करें देखना है। सी में उपलब्ध है 10 में से 1 चली गई, सी में उपलब्ध है 9 और एन को चाहिए थी 5, 1 हम पहले बेच चुके, तो अब हम 4 चाहिए। एन की आवश्यकता है 4, सी में उपलब्ध है 9, दोनों में कम 4 आता है, तो हम यहाँ 4 इकाई भेज देंगे। सी से एन को 4 इकाई भेज दी। जैसे 4 इकाई भेजी, एन डिमांड सेंटर ऑल्सो सेटिस्फाइड। बची हुई तालिका में न्यूनतम लागत अब देखिए अब हमारी 18 रुपये है। यहाँ माल सप्लाई करेंगे। यहाँ जब सप्लाई करें तो सी में बचा हुआ माल है 5 इकाई, 10 में से 5 चला गया, बचा हुआ 5। पी को चाहिए 2, तो हम यहाँ 2 इकाई भेजेंगे, तो उनमें कम 2 हैं। जैसे 2 भेज दी, पी डिमांड सेंटर भी सेटिस्फाइड है। अब केवल 1 ही सेल खाली है हमारे पास, बचा हुआ माल हमें यहाँ भेजना है। अब कितना भेजें, ओ की आवश्यकता है 3, सी में बचा हुआ है 1 और 4, 5 तो 7, बचा हुआ भी 3 ही है, तो 3 इकाई हम यहाँ भेज देंगे। ऐसा करने से हमारी संपूर्ण तालिका में हम माल सप्लाई कर चुके हैं। अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट। जब कॉस्ट निकालें तो ए से एम को हमने 6 इकाई भेजी है, प्रति इकाई लागत 4 रुपये है इंटू 24। फिर हमने बी से एन को भी 1 भेजी है, लागत है प्रति इकाई 0, तो ये भी आया 0। फिर हमने सी से एम को भेजा है, सी से एम को 1 इकाई भेजी है, प्रति इकाई लागत 10 रुपये, तो कॉस्ट भी 10 रुपये आई। सी से एन को 4 इकाई भेजी है, प्रति इकाई लागत 14 रुपये, कॉस्ट आई 64। सी से ओ को भेजी है 3 इकाई, 3 इकाई प्रति इकाई लागत 30 रुपये, तो ये हो गया 90। 2 इकाई भेजी है सी से पी को, प्रति इकाई लागत 18, कॉस्ट आई 36। योग कर दीजिएगा, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 1 3 4 10 19 22, टोटल कॉस्ट आती है वो हमारी 224 रुपये। तो विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि जब हमने इसी क्वेश्चन को उत्तरी पश्चिमी सीमांत नियम से हल किया तो कॉस्ट 232 रुपये आई थी और अब कॉस्ट आई 224 रुपये, अर्थात इस मेथड से कॉस्ट थोड़ी कम आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों मेथड जब आपको कहें तभी इनका उपयोग करना है, अन्यथा
परिवहन प्रतिरूप का हल निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और जो वैज्ञानिक विधि है वो थर्ड मेथड है, जिसका नाम है वोगल की संभावना विधि। वो मैं आपको मेरे अगले लेक्चर में समझाऊंगा। आपने ये वीडियो ध्यान से सुना, आपको अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो इसको आप लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच।